आपकी आवाज पे आज मुलाकात कर रहे हैं ओम प्रकाश जी जैन साहब। आप बाई प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, सिविल में आपका एक्सपर्टाइजेशन है। जी ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। धन्यवाद जी। मैं चाहूंगा हमारे व्यूवर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मैं पिछले 41 ईयर्स से सिविल केसेस देख रहा हूँ और सिविल केसेस में भी लैंड एक्विजिशन एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वक्फ एक्ट एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट, इसके साथ ही जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस होते हैं और उनमें जैसे वर्तमान में ये धारणा चल रही है कि भाई क्रिमिनल से इनका सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है, तो उनमें भी मैं 420, 467, 468, 471 तक के केसेस सिविल से संबंधित हैं उनको भी करने की कोशिश करता हूं और मैंने रिलीफ भी दिलाया काफी लोगों को। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सिविल केसेस से संबंधित क्रिमिनल केस जो बनाया जाता है उससे प्रॉपर्टी का राइट तो गेन नहीं कर सकते, केवल उस दूसरे व्यक्ति ने जो फोर्जरी की है उसी को ही साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोजीशन चाहिए या उसका डैमेजेस चाहिए तो आपको सिविल की तरफ ही आना पड़ेगा। और दूसरा, आपको उसका कैंसिलेशन जो डॉक्यूमेंट होगा उसका कैंसिलेशन आपको कराना पड़ेगा, जब भी आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला फर्स्ट सजेशन ये है कि आजकल जो जनरल ट्रेंड बना हुआ है कि साहब क्रिमिनल में FIR दर्ज करा दीजिए, अपन का सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन लास्ट एंड क्या होता है उसका, वो केस ही सक्सेस नहीं हो पाता उसका। इसके बजाय उसको सबसे पहले सिविल रेमेडी अवेल करनी चाहिए और सिविल रेमेडी अवेल करके उसके पश्चात यदि वो साबित कर जाता है कि प्रॉपर्टी पर उसका राइट है, उसके बाद में उसको क्रिमिनल कार्रवाई में जाना चाहिए, वो 100% सक्सेस होगा उसमें। लेकिन आजकल तो ये देखा जा रहा है ना कि पुलिस अपना 2 दिन में सेटल्ड करा देगी, और पुलिस को तो मैं क्या, मेरे से ज्यादा तो अपने दर्शकगण वो विशेष रूप से ज्यादा जानते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। केस वहां पे उलझ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 केसेज अगर एक साथ उस थाने में अगर आए हैं और DO के पास 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक कह रहा मेरा सर फूट गया, दूसरा कह रहा मेरा प्रॉपर्टी का केस है, तो वो पहले उसको एंटरटेन करेगा प्रॉपर्टी वाले को, क्योंकि प्रॉपर्टी एक वैल्यूएबल राइट है जिससे कुछ उसका क्या नफा नुकसान होगा मैं इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और जिसका सर फूटा है उसको बोला जाएगा कि फूट तो गया ही तेरा सर, अब बैठिए, क्योंकि उससे उसको कोई सोर्सेज या अदर रेमेडीज अवेल नहीं हो पा रही हैं, बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। जबकि क्रिमिनल लॉ को अगर देखा जाए तो पहले उस विक्टिम को देखा जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का कार्य तो ऐसा ही 2 दिन बाद भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्थायी है, अस्थाई नहीं है कि कल खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि ये इस तरह के अगर केसेज हैं तो उनके लिए सिविल रेमेडी पहले अवेल करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी प्रेफर करना चाहिए। जैसे कि रात दिन में न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूं कि साहब फला आदमी 3 साल से फरार था और वो प्रॉपर्टी में घपला कर गया और गायब है। तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आपने उस आदमी को अरेस्ट करके कितने लोगों को बेनिफिट करा दिया। ये मेरे को आज तक, मैंने RTI में भी मांगा, JDA से भी मैंने पूछा, लेकिन कोई भी मेरे को इस बात का नहीं बता पाया कि हमने इतने लोगों को बेनिफिट करा दिया। दूसरा, सबसे जो आज मुद्दा है, क्रिमिनल जो केसेज हो जाता है उसको अखबार बड़ी जल्दी से छापता है, लेकिन अगर वो गलत भी है तो उसको बड़ा हाईलाइट कर देता है, उसको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है वो भी अपने डेकोरेटम को मेंटेन रखना चाहती है। इन चीजों को इस तरह से क्यों नहीं लेते हैं? जो प्रॉपर्टी में आजकल जो गबन हो रहे हैं, जो आम आदमी के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो एक क्रिमिनल है या प्रॉपर्टी गबन करने वाला है, वो 10-20, 50 लोगों को गलत चीजें देके और वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो जो गरीब लोग हैं, आम आदमी है, उससे वो परेशान रहते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें उस प्रॉपर्टी में लगाते हैं, उस इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आदमी फरार हो जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 2 टाइप्स क्वेश्चन है आपका, मैं इसको 2 पार्ट्स में कर देता हूं। पहला तो ये है प्रॉपर्टी किससे ले रहा है वो, और उसको जांच करनी चाहिए। दूसरा ये है कि एक ऐसे ही आदमी से आपने सौदा कर लिया और वो आपको डायरेक्ट घुमा रहा है, तो कम से कम उस आदमी से तो आप मिलने की कोशिश करिए जिसकी वो प्रॉपर्टी है, या वो डेवलपर है, या वो कोई सोसाइटी होल्डर है, क्या है उसकी पोजीशन, उसके स्टेटस के बारे में तो जानकारी नहीं की आपने। आम आदमी
आप एज ए एडवोकेट हैं, आपको नॉलेज है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या उसको कैसे वेरीफाइड करें प्रॉपर्टी की टाइटल को, लेकिन आम आदमी कैसे वेरीफाइड करें ये भी जरा हमारे यूजर्स को आप बता दें कि आम आदमी उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को, उस टाइटल को कैसे वेरीफाइड करे। कोई ऐसी अथॉरिटी है जेडीए या दूसरी अथॉरिटी से वो वेरीफाइड कर ले कि ये टाइटल क्लियर है? ये वेरी गुड क्वेश्चन है आपका, और इन दी वेलफेयर ऑफ आम पब्लिक वो और भी ज्यादा बढ़िया है आपने जो पूछा है। मैं समझता हूँ आज का अखबार आपने देखा होगा, भास्कर एंड राजस्थान पत्रिका, जिसमें कुछ सोसाइटियों ने एक विज्ञप्ति छापी है कि भाई प्लॉट खरीदने से पहले आप हमारे ऑफिस में आइए और इसका वेरीफाई करिए क्या ये प्लॉट सही है, या जो हमने जिसको अलॉटमेंट किया है उसकी पोजीशन क्या है, कोई पैसा तो बकाया नहीं है, ऐसा तो नहीं है किसी ने डबल अलॉटमेंट जारी कर दिया है या किसी ने फर्जी पट्टा बना लिया है। तो सबसे पहले आप सोसाइटी के दफ्तर में जाइए और वहां आप इस चीज को वेरीफाई करिए। लेकिन इसके बीच में एक चीज मैं बता देता हूं, जयपुर महानगर में 160 सोसाइटी हैं जिनमें 50 वर्किंग सोसाइटी हैं और बाकी की इस तरह की सोसाइटी हैं या तो वो लिक्विडेशन में है या उनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उनके ऊपर, और न कोई उनका रिकॉर्ड है, और वो सारा फर्जीवाड़ा क्रिएट कर रही हैं। उन सोसाइटियों के साथ में जो बाकी की सोसाइटी हैं वो भी बदनामी झेल रही हैं, जबकि एक्चुअली वो काम कर रही हैं। इसका दोषी है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जिनका लिक्विडेशन आज से 20-20 साल से चल रहा है। वो आज तक लिक्विडेट क्यों नहीं हुई? क्यों वो बैकडेट में काम करने का उनको अवसर दे रहे हैं? उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया? किसी इंस्पेक्टर से, किसी लिक्विडेटर से, किसी इंस्पेक्टर से या किसी डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछा आपने कि 20 साल से लिक्विडेशन में चल रही है ये सोसाइटी, इसका कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? मैं आपको 5-7 सोसाइटियों के ऐसे नाम बताता हूं। पंजाबी हाउसिंग सोसाइटी, माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, सूरज पोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति, गुलाबबाड़ी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका कि 17 साल में इलेक्शन हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट ने कभी भी उससे ये नहीं पूछा कि 17 साल से इलेक्शन आपने क्यों नहीं कराया। ये बाकी की सोसाइटी लिक्विडेशन में चल रही है, जैसे नेहरू सहकारी समिति है, ये आज 20-20 साल से लिक्विडेशन में पेंडिंग पड़ी है। क्या कारण है इसका? कौन जवाब देगा इसका? तो एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, इससे आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है। वो कह रही है 96 का पट्टा, 96 में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी अर्बन एरिया में सोसाइटी, और आप उसने 96 का पट्टा दे दिया। डिपार्टमेंट को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इतना बड़ा लवाजमा है, रजिस्ट्रार है, वो इसमें क्यों नहीं करते हस्तक्षेप? केवल अखबार में विज्ञप्ति छाप के इतनी समझ लेती हैं अपनी। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फेडरेशन बना हुआ है। मैं मेरे लिए कह सकता हूं कि मैंने कम से कम पिछले 10 साल से मैं कोरेस्पोंडेंस कर रहा हूं, मेरी एक भी चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जो वर्किंग सोसाइटियां हैं जिन्होंने जयपुर का डेवलपमेंट किया है, उन सोसाइटियों को बदनाम किया जाता है और उनका गला घोटा जाता है। मेरे को इसका किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। जयपुर की हालात तो यह है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लगा रखा है, जबकि ग्रामीण में डिप्टी रजिस्ट्रार लगा हुआ है। तो ये सारी जो भी कार्रवाई हो रही है, ये सारी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सहयोग से हो रही है, लेकिन फेयर वर्क करने वाले को कोई मिली भगत है। आप उनका से मिली भगत चल रही है, बिल्कुल चल रही है, और गवर्नमेंट अधिकारी और मंत्री और संसदीयों के वो जो वर्किंग कर रहे हैं, अच्छा, जिनको मतलब आज प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका बल्कि गला काटा जा रहा है। मैं ऐसी 10-20 सोसाइटियों के नाम बताता हूं जो अच्छा काम कर रही हैं और जिन्होंने जयपुर के डेवलपमेंट में सहयोग किया है। पिंक सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, नवजीवन हाउसिंग सोसाइटी है, सुभाष चंद्र हाउसिंग सोसाइटी है, अपने पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति है, भैरव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति है, अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति है, अपोलो नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बाबा रामदेव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आप इनको, इन सोसाइटी के जो नाम बता रहे हैं, वो कैसे क्रॉस चेक हो कि ये ही सोसाइटी सही है, या आप एक महासंघ के अध्यक्ष भी है सोसाइटी महासंघ के, हमारे मेंबर्स को वो भी इंट्रोडक्शन आप दें। हाँ, मैं पिछले 20 साल से महासंघ का अध्यक्ष हूं और मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपने, अरुण जी ने एक प्रश्न पूछा कि इसको कैसे वेरीफाई करें कि सही है गलत है। पहले आप, मैंने जो पिछले, मैं दोबारा उस आंसर को रिपीट कर देता हूं कि पहले आप सोसाइटी कार्यालय जाइए, वहां से आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार या रीजनल ऑडिटर ऑफिस में जाइए,
क्या उस लिस्ट में उस व्यक्ति का जिसको सोसाइटी ने वेरीफाई किया है उसका नाम है या नहीं। अगर वहां भी आपको वेरिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप जेडीए में जाइए, और जेडीए में भी बड़ी सतर्कता से, आप बाबू के भरोसे मत रहिए, आप उसकी आरटीआई में नकल लीजिए। ये तो आरटीआई का तो चक्कर लगा दिया इन्होंने, जो 1 महीने तक चक्कर खाता रहे, लेकिन ये बिगड़ आरटीआई लगाए भी नकल का प्रोविजन है जेडीए एक्ट में, तो नहीं देता, उसके अंदर नहीं देते, बल्कि वो आरटीआई में 1 महीने चक्कर लगवाकर, 2 महीने चक्कर लगवाकर, और शायद वो ऐसा भी कर देते हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अपील में जाके उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। इसलिए ये तीनों जगह मैंने बताई हैं, तो तीनों जगह से वेरिफिकेशन हो सकता है कि ये सोसाइटी का वैलिड अलॉटमेंट है। और मैं चाहूंगा कि जो आजकल जेडीए और सोसाइटी की भी क्या मिली भगत होती है कि, क्योंकि जब सोसाइटियां या तो पट्टा देने लायक है या नहीं है, और नहीं है तो उनको डिसकंटिन्यू किया जाए, और जो जेडीए इसमें जो प्लॉट में डुप्लीकेट प्लॉट है, रजिस्ट्री होने के बाद भी डुप्लीकेट कैसे हो जाता है रजिस्ट्री? ये उन सोसाइटियों के नाम है जो मैंने अभी आपको गिनाए, माधव नगर है, शांति नगर है, गुलाबी नगर है, और पत्थरगढ़ी या वो कोई हथरोई गढ़ी है, फॉरेस्ट व्यू हाउसिंग सोसाइटी है। ये ऐसी सोसाइटियां जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन सोसाइटियों का जब रिकॉर्ड ही नहीं है, गवर्नमेंट उनको बार बार लिक्विडेशन में लगा देती है। तो मैं डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि ये वापस रिवाइवल कैसे हो गई? कल तक तो ये उसमें लिक्विडेशन में थी, आज ये सडन रिवाइवल कैसे हो गई? इसका कोई जवाब है? महाराणा प्रताप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी 2000 से लिक्विडेशन में थी और 2011 या 12 में आके रिवाइवल हो गई। इसका कोई जवाब दे सकता है क्या मेरे को? मैं डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मिनिस्टर महोदय, तीनों से मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि वो इस बात का मेरे को जवाब दे कि रिवाइवल कैसे हो जाता है। ये धंधा जब तक बंद नहीं होगा, जब तक ये सोसाइटी की बदनामी होगी, और अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने अच्छा जयपुर को बसाया है, जयपुर के में सहयोग दिया है, उन लोगों की आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि उनका गला घोटा जाता है। इसका मैं आज तक नहीं समझ पाया क्यों गला घोटा जाता है। जेडीए में भी यही स्थिति है। जब जेडीए में अलग से हमारा कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार बैठता है, जॉइंट रजिस्ट्रार बैठता है, जिसको पिछले साल वहां से उनका ऑफिस खत्म कर दिया और जेडीए ने अपने हाथ में ले लिया, जब से और भी ज्यादा गड़बड़ होने लग गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसको कैसे वेरीफाई करें। इसलिए कोऑपरेटिव और जेडीए दो अलग विभाग हैं। अगर इसका कोई समाधान किया जाए तो इसमें कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को मैंने पिछले महीने सुझाव दिए थे कि इन सुझावों के तहत कोऑपरेटिव सेक्टर में इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे मुख्यमंत्री आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, ये डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये सोसाइटीज के थ्रू डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि निम्न वर्ग को उठाया है तो इन सोसाइटी ने उठाया है। आज मैं चैलेंज करता हूं कि सोसाइटीज की जो स्थिति है, और उस स्थिति के अनुसार एक 4th क्लास चपड़ासी भी है, तो सोसाइटी के माध्यम से वो आज इस स्थिति में है कि अगर रिटायरमेंट के बाद अपनी लड़की की भी शादी कर सकता है उस आधे प्लाट को बेच के। जबकि जेडीए के प्लाट अगर उसने खरीद लिया गलती से, तो मैं समझता हूं कि वो या पहली स्थिति में तो वो खरीद नहीं सकता, और खरीद भी लिया तो वो 50 गज से ज्यादा नहीं ले सकता। जेडीए की इतनी योजना है जिनमें डेवलपमेंट कोई नाम नहीं है। आज 2005 में माननीय श्री जगदीश जी कातिल ने लैंड बैंक बनाया था 52,000 वर्ग मीटर लैंड का। वो लैंड बैंक कहाँ गया? उस टाइम में अपने डिग्गी रोड पे उन्होंने 3-4 योजनाएं डेवलप की। इधर उन्होंने कालवाड़ रोड पे की, आगरा रोड पे भी की थी, टोंक रोड पे भी की थी, कल्पना नगर, और मैं ये डिग्गी रोड की स्कीम का नाम भूल रहा हूँ। बहुत सारी जेडीए में बहुत सारी स्कीमें काट, मैं बता रहा हूँ आपको। उनमें क्यों नहीं हो रहा? उनमें आज 2005 से आज 2021 हो गया। मैं पूछना चाहता हूं उनमें डेवलपमेंट क्यों नहीं है? उन लोगों ने पैसा नहीं दिया जेडीए को, क्यों नहीं है? कौन है जिम्मेदार इसके? इसका जेडीए जिम्मेदार है। डायरेक्ट जेडीए है कि उनका जब पैसा ले लिया तो उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं है। जबकि हाउसिंग सोसाइटी उससे 1/4 रेट पे उससे 1/4 रेट पर अवेलेबल कराएगी आपको उसी लैंड को। यहां पे लैंड एक्वायर होगी, उसका कंपनसेशन के लिए लड़ते रहिए, उसको सोलिडियम के लिए लड़ते रहिए, और उसका जो भी बेनिफिट्स हैं वो स्कीम
अदर झूल में पड़ जाती है। आप ये कहना चाहते हैं जेडीए आजकल प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनी हो गई जो सरकार के लिए कमाई कर रही है और आम जन को कोई सुविधा नहीं देना चाहती, वो कर पे कर लगाई जाती है, निगम का टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, लेकिन उस पे जो टैक्स लिया जाता है उस पे डेवलपमेंट जीरो होता है। किस तरह से आप इसको? बिल्कुल कॉमर्शियल सेक्टर हो गया, जबकि जेडीए एक्ट का सेक्शन 8 है, सेक्शन 2 है, जिसमें बताया कि जेडीए की जो थीम है उसमें जेडीए क्या करेगा, जेडीए का वास्तविक काम क्या है। जेडीए का बिजनेस करना काम नहीं है, जिस तरह की आज ऑक्शन कर रही है, ई ऑक्शन कर रही है, तो जेडीए का काम ऑक्शन करना नहीं है। जेडीए का काम है कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और निम्नतम वर्ग, इनको कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। लेकिन मध्यम वर्ग का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मध्यम वर्ग को जो स्कीमें दी जाती हैं MIG, MIGB में, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है आज। और उसके लिए जेडीए जिम्मेदार है कि भाई वो पैसा है जो गया कहाँ, उसका कोई जवाब है नहीं। जो 20-20 साल से जेडीए ने स्कीम काट रखी है, हाँ, आपने भी बताया और आम जन भी वाकिफ है, उनमें जीरो डेवलपमेंट है। आज आप डिग्गी रोड पे जाके देख लीजिए। क्या आम आदमी जेडीए के या सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा या किस तरह की कुछ कर सकता है कार्रवाई? कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, जेडीए को पेनलाइज किया जाता है, लेकिन 100 में से 2 ही जा पाते हैं, क्योंकि आम आदमी तो इसको बिल्कुल सोसाइटी रन कर रहे हैं, महासंघ रन कर रहे हैं सोसाइटी का, बिल्कुल, तो क्यों नहीं आप लोग इकट्ठे होकर इस तरह की चीजों के खिलाफ ऐसा है कार्रवाई के लिए? ऐसा है, जेडीए पर डेवलपमेंट लॉबी हावी हो गई अब, क्योंकि जो डेवलपमेंट सोसाइटी के थ्रू हो सकता था वो आज डेवलपर कर रहे हैं। सोसाइटी का तो फिर भी गवर्नमेंट से लिंक है, डेवलपर के लिए क्या है? रेरा कब से चालू हुआ है? 2016 से, और स्टार्ट कब हुआ? 2018 से। रेरा ने अब तक क्या किया है? जबकि अगर कोई सोसाइटी वाला किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कर दे तो सोसाइटी एक्ट में इतने प्रोविजन है कि वो निकल नहीं सकता उसमें से। सेक्शन 109 और 110 है नए एक्ट में, जिसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना कि अगर वो लिक्विडेशन में गई तो आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो रिवाइवल क्यों हो गई? उसका रिकॉर्ड कहाँ गया? आपने अगर रिवाइवल कर, वो रिकॉर्ड लिक्विडेशन में कर दिया तो उसको रिवाइवल कैसे कर दिया आपने? इसका जवाब दीजिए आप तो हमको। मैं आपसे उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूँ, रिवाइवल कैसे हो गया उस सोसाइटी का? आज तक वो पंजाबी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन निरस्त क्यों नहीं हुआ? नेहरू हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रिवाइवल करते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? हमारे हाथ में थोड़ी है कार्रवाई करना। हम तो लिख सकते हैं महासंघ के थ्रू, जो हम हर महीने 2-4 चिट्ठियां प्रेषित करते हैं कि आप हमको एक जवाब दे दीजिए कि जिस दिन लिक्विडेशन आता है, लिक्विडेशन में कार्रवाई होती है, आप रिकॉर्ड कैप्चर क्यों नहीं करते? आपको पावर्स हैं, सीजर्स के पावर्स हैं, आपके 109 और 110 में पावर हैं, आप तो आईपीसी में भगते हैं। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रेरित करेंगे उसको कहेंगे कि इसको साले को जेल कराते इसको। लेकिन उस जिसने जेल कराई, जो विक्टिम है, उसको तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। फिर बेनिफिट हो सकता है, पहले कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कार्रवाई करें, सेक्शन 109 की, 110 में उसका एग्जीक्यूट करें और उसके बाद में FIR दर्ज कराएं। देखो उसको कैसे बेनिफिट नहीं होगा। कभी कभी ये देखने में आया है कि जेडीए के भी 2-2 पट्टे जारी हो जाते हैं। वो किस तरह से हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं? क्या जेडीए उनको क्रॉस वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं जेडीए के पास? देखिए, जेडीए में अफसर तो हैं 200 और वो डेपुटेशन पे आते हैं। बाबू हैं 400 जो स्थायी हैं, और आजकल तो फैशन हो गया कि वो रिटायर हो गया, उसकी जगह वो रिटायर्ड एम्प्लॉय को रख लेते हैं। और रिटायर्ड एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, नहीं तो उसकी CR खराब हो रही, नहीं उसकी पेंशन रुक रही, और उस आदमी को रख रखा है जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। अमीन है, अमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आता है और वो रिटायर्ड हो गया, उसको रख रखा है, ऑर्डर शीट वो लिख रहा है, उसको क्या होश है? पट्टे का स्थानांतरण वो कर रहा है, स्कीमों की नापजोक वो कर रहा है, सारे काम ही वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसे कोई चिंता नहीं। आप 2 क्या 4 पट्टे ले जाओ, चाहे जिसकी सीमा को गलत बता देगा। ये कोई वेरीफाइड नहीं होती क्या पट्टे देते वक्त? जेडीए के अधिकारी को चाहिए कि वो दोनों रजिस्टर अपने सामने रखवाए जब वो साइन कराने के लिए लीज डीड लेके आवे। लेकिन नहीं, वो तो खाली वहां पे बस साइन करने की ऑथोरिटी है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपने अदर सोर्स से मतलब है। उसको तो स्कीम अप्रूव कर दी डेवलपर की या सोसाइटी की, उससे मतलब है, उसको कतई कागज देखने की नहीं है। अगर कोई आदमी प्रेस करता है तो भाई लॉ सेक्शन से सलाह ले लो, और लॉ सेक्शन में जाने से उसको 6 महीने वैसे चक्कर लग जाएंगे, तो वो माइन किसी तरह से लेना पड़ेगा। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि साहब 2 पट्टे कैसे हो जाते हैं, ये तो वो बाबू जवाब दे सकता है या वो कंसर्निंग अधिकारी जवाब दे सकता है कि वहाँ 2 पट्टे कैसे हो सकते हैं। इस बारे में मैं विशेष ज्यादा
कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी लिमिटेशंस हैं। जी जी जी। और क्या आम यूजर को आप क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी को इन गबन और इन डकैती से बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आपका? मेरे पास संदेश तो ये है कि इनका फेस करना चाहिए, लेकिन आम आदमी ये चाहता है कि मैं 2 महीने तक चक्कर लगाता रहूंगा, मेरा काम हो जाए। इसलिए उसको क्या तो संदेश दिया जाए, बल्कि संदेश दिया जाए गवर्नमेंट को और अधिकारियों को। जब इतनी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट के हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, आईएएस अपने रूम में बैठ के स्कीम तैयार कर देते हैं, उनका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है ये कभी उन्होंने देखा? जी जी। मैं आपको बताता हूं, 1981 के कन्वर्जन नियम आए थे, 1984 में आए थे, 94 में आए थे और 99 में बना दिए। जबकि 18/2/94 को एक नियम आया था जेडीए में, उस टाइम तत्कालीन कमिश्नर पीएन भंडारी थे और उन्होंने इतना अच्छा सुझाव दिया, अगर वो सुझाव आज भी इंप्लीमेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्या सुझाव था? उनका सुझाव ये था कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी डेवलपर कोई भी जमीन लेना चाहे, वो जमीन ले, मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज देखे, अपनी स्कीम फ्रेम करे, जेडीए में पेश करे, और उससे आज भी वो बॉन्ड्स भराए जाते हैं कि अगर गलती हुई तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि भाई आप बॉन्ड्स भरिए, गलती होगी तो आप सफर करोगे। वो बॉन्ड्स ही लिया जाए, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड से मिलान कर लिया जाए, उससे जो पैसा बनता है उनका डेवलपमेंट का वो पैसा डिपॉजिट कर लिया जाए, और बाकी की फॉर्मेलिटी है वो सोसाइटी या डेवलपर करेगा और हम नक्शा अप्रूव करके दे देते हैं। जो जमीन है फैसिलिटीज में गई उसकी हम तुरंत बाउंड्री कराएं और हमारे पोजीशन में ले लें, तो इससे भ्रष्टाचार कम हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं है। चाहे अशोक जी गहलोत, पिछली बार भी इन्होंने वो नियमों में संशोधन किया था, अब भी नियमों में रोज संशोधन कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है? 10 लाख पट्टे बांटेंगे, ये किसको बांट रहे हैं 10 लाख पट्टे? कभी आप जेडीएम पधारिए, मैं भी चलता हूं आपके साथ में, इधर से उधर फाइलें होती रहेंगी, लेकिन वो फाइलों में कोई कलम नहीं खींचेगी, या तो वो रिटायर्ड अमीन है वो नोट लगा देगा इसमें स्टे चल रहा है। जबकि मैंने उनको सुझाव दिया कि स्टे चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोर्ट के आदेश की पालना करनी चाहिए। आप अखबार में विज्ञप्ति जारी करिए कि किसने स्टे ले रखा है, वो आदमी आए अपने रिकॉर्ड पेश करे, तो वो अधिकारी उस न्यूज को या उस विज्ञप्ति को निकालने के लिए तैयार नहीं है कि साहब कोर्ट से स्टे है। मैं उस अधिकारी, आरएएस अधिकारी है, मैं उससे पूछता हूं आप कल को एसडीएम जाएंगे बन के या एसडीएम रह के आए हैं, तो आप प्रोसीडिंग तो जानते हैं ना, और आपको 14 सब्जेक्ट अंडर ट्रेनिंग पढ़ाए जाते हैं, उनमें लैंड रेवेन्यू एक्ट, टेनेंसी एक्ट ये भी पढ़ाया जाता है, सीपीसी भी पढ़ाई जाती है। तो आप एक बार विज्ञप्ति निकाल के आम सूचना जारी करके आपत्ति मांगिए ना। अगर वास्तव में उसमें स्टे है तो रोक दीजिए उसको। आपने लिख दिया उसमें नामांतरण में स्थगन एसडीएम, भाई ये स्थगन किसने लिया है? एक सवाल और आता है, जो अभी जेडीए देखने में आया कि सिवाय चक जमीनों पे भी पट्टे दे रहा है, और जो खातेदारी की जमीन है, चाहे वो टाइटल एग्रीकल्चर स्टेटस हो या दूसरा स्टेटस हो, जब एग्रीकल्चर स्टेटस भी है, अगर वो खातेदार अगर उसका कन्वर्जन रेट पैसा जमा करा के अगर कोई वो लैंड यूज कर लेता है, तो उस पे आपका किस तरह से, आप क्या सिवाई चक पे बता दीजिए पहले। सिवाई चक तो गवर्नमेंट की होती है, हाँ। और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है लोकल अथॉरिटीज को कि भाई आप इसका अलॉटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी लोकल अथॉरिटी को, तो वो पैसा कुछ गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, कुछ लोकल अथॉरिटीज के खाते में जाएगा, और वो पट्टे दे सकती है। रहा खातेदारी जमीन का, तो खातेदारी जमीन के लिए उसको कन्वर्जन कराना चाहिए। 500 वर्ग गज तक वो अपने सेल्फ यूज के लिए उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ले सकता है। लेकिन अगर उसको होल ऑफ द लैंड अगर अर्बन एरिया में है तो उसको लैंड पर कन्वर्जन कराना पड़ेगा। रूरल एरिया में है तो उसको कलेक्टर से या तहसीलदार से कन्वर्जन कराना पड़ेगा। उसके पश्चात ही उस लैंड का यूज चेंज कर सकता है वो। जी जी, आपकी जानकारी काफ़ी बहुमूल्य रही। हम आपसे, मैं चाहूँगा आगे भी इस तरह की चर्चाएं जारी रखेंगे, जिससे आम आदमी को इन सारी चीज़ों की समझ आए और उस समझ के बिहार पे वो अपनी गबन और चीटिंग से बच सके। जी धन्यवाद। आप थे एडवोकेट ओम प्रकाश जी जैन साहब, धन्यवाद साहब। धन्यवाद।